गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। और शुभ संध्या जी, शुभ संध्या। हाँ जी। तो सर मई का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। किसी को याद है कितने क्वेश्चन हो गए थे लास्ट क्लास तक? जैसे क्वेश्चन नंबर 59 हो गया था। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 59। रिसेंटली द फोर्थ बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति अभी ऑर्गेनाइज की गई थी, तो इंडिया और किस कंट्री के बीच हुई थी एक्सरसाइज? वॉल्यूम कम लग रहा है क्या आप लोगों को? देखिए, आप लोग क्या ईयरफोन यूज नहीं करते हैं क्या? साउंड सराउंडिंग साउंड के साथ मिला के आप लोग शायद यूज करते होंगे, इसलिए वॉल्यूम कम लग रहा होगा। इसको ईयरफोन में यूज करा करिए, क्योंकि सराउंडिंग साथ साउंड के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो वो उतना कंसंट्रेशन आपको मिल भी नहीं पाएगा। तो अगर ऑनलाइन क्लास पर कर रहे हैं आप, तो उसको वॉल्यूम के साथ करिए, वो ईयरफोन के साथ अटेंड करिए। ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर सर इसका इंडोनेशिया था। ठीक है, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये अभी नहीं हुआ है। 64। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया था फिर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60। ये एनसीबी ने एक अभी 2500 केजी मेथाम्फेटामाइन पकड़ी है, 15,000 करोड़ वैल्यू की। तो किस ऑपरेशन के तहत पकड़ी है? हाँ जी। बाकी लोगों को तो वॉल्यूम ठीक लग रहा है ना? आवाज मतलब ठीक है ना? आवाज आ रही है ना क्लियर? इसका आंसर था, क्या था सर? ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ठीक है। ये समुद्रगुप्त एक्सरसाइज जो इंडोनेशिया के साथ करी है वो अलग थी, और ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त आपका अलग है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक पिछली क्लास में हम लोग करके आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 60 के आगे आज हम लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है। कई हमारे साथ नए स्टूडेंट्स भी हैं। तो आज फर्स्ट क्लास वाले कौन कौन है? तो जिनको वॉल्यूम कम लग रहा है पहले तो ये बताएं, आप लोग ईयरफोन यूज कर रहे हैं क्या? एक्चुअली ज्यादा वॉल्यूम करने से फिर वॉल्यूम खराब होने लगता है ना। उसको अगर मैं बहुत ज्यादा कर भी दूंगा, अब देखो एक लिमिट से ज्यादा मैंने क्रॉस कर दिए तो उसकी वॉल्यूम की क्लैरिटी फिर कम हो जाती है, क्योंकि अगर वो मैं तो अपनी मैक्सिमम स्पीड से बोल ही रहा हूँ, अगर कंप्यूटर से बंद कर वो उसको बढ़ाते हैं तो वो वॉल्यूम की साउंड क्वालिटी बिगड़ने लगती है। इसलिए एक लिमिट तक ही उसको एक्सटेंड करते हैं, बट अगर कम लग रहा है तो बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम के लिए ईयरफोन यूज करा करें। हाँ, तो आप लोग ईयरफोन यूज करिए जिनको वॉल्यूम कम लग रहा है। ठीक है। सराउंडिंग नॉइज के साथ देखेंगे तो वॉल्यूम कम हो ही जाता है आपका, फैन वगैरह भी चल रहा है तो उन सारी चीजों के साथ ईयरफोन में बिल्कुल परफेक्ट वॉल्यूम आपका आएगा। चलिए। हाँ, तो कई हमारे साथ नए स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें ये मत सोचना कि सर मेरा बहुत कुछ छूट गया है। ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स की जो क्लास है हमारी वो रेगुलर चलती रहती है ना। ये एग्जाम से मतलब नहीं होता, ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है हमारा जो ओपन टू ऑल है सबके लिए, ये चलता रहता है।
तो ये जनवरी 2021 से हमने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये अभी हम लोग मई 2023 का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। अब आप लोगों को बहुत ज्यादा पीछे का नहीं जाना है, बहुत पीछे जाना है तो जनवरी 2023 से पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे मंथ्स के करंट अफेयर्स की वीडियो ऑलरेडी आपका नॉर्थ ईस्ट पीएससी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है। हर मंथ का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। मई मंथ की अभी कुछ क्लासेस हो गई है, कुछ बाकी हैं। और इसका जो पीडीएफ है मई मंथ तक का, वो एक ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप करंट अफेयर्स का सारा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगा, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम ग्रुप पर लिंक भेजता रहता हूँ, वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ में दिक्कत हो रही है ढूंढने में, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990784642। तो जिसको भी पीडीएफ को दिक्कत हो इस नंबर पर क्या कर दे, व्हाट्सएप कर दे, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ईयरफोन नावम जी के पास नहीं है तो नावम जी देखो, मेरे तरफ से जितना पॉसिबल साउंड तो मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप या तो फिर सराउंडिंग की नॉइज को रोकने की कोशिश करिए, क्योंकि बिना ईयरफोन के तो देखो सर दिक्कत होगी साउंड की। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोगों ने कर लिया था, 61 से आज स्टार्ट करना है। तो ये रहा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। Recently, which of the following has become the first state in the country to have a drone surveillance system in all police districts in the state? ठीक है। देखो, ड्रोन जब से आया है तो ड्रोन ने बहुत कुछ चीजें चेंज करी है। ड्रोन की एप्लीकेशंस काफी इंडस्ट्रीज अपना यूज करती है। आज के टाइम में हम लोग फूड डिलीवरी सिस्टम के लिए भी ड्रोन की एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे ड्रोन को वहां पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, अभी तक घबराना नहीं, पीडीएफ आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। उसके अलावा जैसे सर्विलांसिंग में, मिलिट्री वगैरह में ड्रोन का यूज किया जाता है। एक बड़ी भीड़ को सर्विलांस करने में ड्रोन बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो ड्रोन की जो एप्लीकेशन है वो हमें काफी जगह पर देखने को मिल रही है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 61 है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम इन ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। मतलब स्टेट की सारी डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम होगा। जैसे पुलिस क्या करती है, पुलिस मार्च करती है कई बार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सर्विलांसिंग के लिए पुलिस की गाड़ियां आपने देखा होगा, रात वगैरह में पुलिस की गाड़ियां दौड़ती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, ताकि किसी भी तरह के क्राइम को रोका जा सके। तो अब पुलिस की गाड़ियां दौड़ने की जगह क्या करेंगे, ड्रोन दौड़ा करेंगे। ड्रोन क्या है, साइज में छोटे होते हैं, तो छोटी छोटी गली में भी ये जाके घुस सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हाँ यहाँ मामला ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ड्रोन सर्विलेंस से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इंप्रूव होगा और क्राइम की प्रोबेबिलिटी घटेगी। तो सवाल ये है कि ये सर्विलेंस सिस्टम कहाँ पर यूज होने जा रहा है, कौन सा स्टेट है जिसने कहा ड्रोन सर्विलेंस सेंटर बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। तो करेक्ट आंसर इज केरला, ठीक है। ये प्लान किसका है, ये प्लान है सर आपका केरला का। केरला के रिलेटेड दो बातें ध्यान रखना। केरला के सीएम का नाम, केरला के सीएम कौन है, पिनाराई विजयन जी हैं, ठीक है। केरला के सीएम पिनाराई विजयन जी हैं। और केरला की सर कैपिटल क्या है, देखो कैपिटल पे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। फायरमैन में भी कैपिटल पे क्वेश्चन बना, वो एमटीएस में कैपिटल पे क्वेश्चन बना, ठीक है। और जैसे फायरमैन में मालदीव की कैपिटल पूछी थी, एमटीएस में कर्नाटका की कैपिटल पूछी थी। अभी रिसेंटली जो यूडीसी हुआ है उसमें यूक्रेन की कैपिटल पूछी। तो कैपिटल कंट्रीज एंड कैपिटल वाला जो पार्ट है, या स्टेट एंड कैपिटल वाला जो पार्ट है, उससे क्वेश्चन खूब बन रहे हैं। तो कैपिटल्स पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। तो केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल सही बात, ठीक है। केरला की कैपिटल क्या है सर आपका, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो काम की बातें डिस्कस कर ली हमने। ये पहला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पहला स्टेट जहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में सर्विलेंस सिस्टम होगा ड्रोन का, वो केरला बन गया। केरला के सीएम कौन है, मिस्टर पिनाराई विजयन। और कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 62।
Recently, Indian pair Divya TS and Sarabjot Singh have won the gold medal in the 10-meter air pistol mixed team event at the International Shooting Sport Federation World Cup. ठीक है, अभी बाकू, बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। ठीक है, बाकू किसकी कैपिटल है? अजरबैजान। तो वहां पर एक इवेंट हुआ था, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप, शूटिंग से रिलेटेड। तो उसमें एक इंडियन प्लेयर दिव्या और सरबजोत सिंह, इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो ये पूछ रहा है ये इवेंट किस कंट्री में हुआ था। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने आपको आंसर बता दिया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आंसर बता दिया है? हाँ, बाकू में हो रहा है। बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? अजरबैजान होगा। बिल्कुल सही बात। स्पोर्ट्स पे तो सर इस बार 5 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है, यूडीसी वाले एग्जाम में। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कितनी है। और आसान आसान सवाल आए थे कि आईपीएल 2023 विमेन वर्ल्ड कप किसने जीता, है ना, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं आईपीएल में सेंचुरी किसके पास है। तो आसान आसान सवाल आए थे, तो इस बार भी उम्मीद कर सकते हो। चलो, ये कंट्री जो देख रहे हो आप, ये वाला, ये क्या है? बाकू है। मतलब बाकू नहीं, ये अजरबैजान है, ये वाला कंट्री। ठीक है, इधर ये कैस्पियन सी से बॉर्डर बन रहा है, और इधर देखो, इधर ये ईरान है, और ये अर्मेनिया है। अर्मेनिया और अजरबैजान की बहुत लड़ाई चलती है। ठीक है, अर्मेनिया क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, अजरबैजान मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। अजरबैजान को सपोर्ट मिलता है टर्की का, और अर्मेनिया को सपोर्ट मिलता है सर आपका रशिया का। ठीक है, इधर आपका ये अर्मेनिया है और ये जॉर्जिया है बीच में, इधर रशिया है। तो रशिया से सपोर्ट किसको मिलता है? अर्मेनिया को। इनके बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, नगोर्नो काराबाग। ठीक है, नगोर्नो काराबाग। नगोर्नो काराबाग अर्मेनियन डोमिनेटेड टेरिटरी है, और ये अभी किसके कंट्रोल में है? अजरबैजान के कंट्रोल में है। तो ये डिस्प्यूट बना रहता है बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मेनिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यही सारी चीजें आपसे जीके के नाम पे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, जीके में इस तरह के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई रहती है। पूछ लेगा नगोर्नो काराबाग इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन। तो ये सर आपका अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच डिस्प्यूटेड रहती है। ठीक है, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच डिस्प्यूटेड है। अजरबैजान कहता है मेरा इलाका है, अर्मेनिया कहता है क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, तो ये हमको पकड़ा दो। ठीक है, तो इस वजह से नगोर्नो काराबाग को लेकर दोनों के बीच डिस्प्यूट बना रहता है। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है? अगर चीजें समझ में आ रही तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ठीक है, तो जो भी आपका एग्जाम रिलेटेड एक्स्ट्रा जीके का क्वेश्चन, जो भी पॉसिबिलिटी होती है, देखो ये करंट अफेयर्स में सिर्फ ऐसा नहीं है हमने इवेंट डिस्कस करा, उसका आंसर डिस्कस करा, आगे बढ़ गए। यहाँ पर मेरा जो कोशिश रहती है कि जो भी टॉपिक पढ़ो, जो भी इवेंट पढ़ो, उससे रिलेटेड आपकी जीके में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्टीमेटली हमें एग्जाम में क्वेश्चन ही अटेंड करने, तो जो जो पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन है वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस सिर्फ आपको करंट अफेयर्स में स्ट्रॉन्ग नहीं करती है, ये ओवरऑल जो जीके में वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आती है उसमें भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो जिन्होंने पहले करंट अफेयर्स की क्लास रेगुलर करी थी, वो डिफरेंस देख सकते हैं कि सीजीएल 2023 में क्या उन्हें फील करने को मिला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। Recently, which of the following countries has emerged as the India's third largest export destination after US and UAE during 2022 to 2023? बताइए, which of the following countries has emerged as the India's third largest export destination after US and UAE? देखो, इंडिया में एक चीज क्लियर है, हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस को करते हैं, सेकंड नंबर पे यूएई। थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे कंट्री पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट के मामले में थर्ड नंबर पे कंट्री कौन सा है। नावम जी देखो, आप आप टेक्निक पूछ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको एक टेक्निक बता दिए उससे काम हो जाएगा। कोई ये कोई मंत्र नहीं है यहाँ पर। एक
कंसिस्टेंट तैयारी करनी पड़ेगी आपको। जो भी सब्जेक्ट्स आपके पूछे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, एक एक चीज कंसिस्टेंटली आपको तैयार करनी पड़ेगी, तभी आप ये एग्जाम निकाल सकते हो। क्योंकि ये कोई सिंपल जॉब नहीं है कि आप गए इंटरव्यू दिया निकाल लिया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर। ठीक है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और बहुत काबिल काबिल लोग अप्लाई करते हैं, तो उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ता है, उनका स्कोर से ज्यादा स्कोर लाना पड़ता है ताकि आप इस जॉब को ग्रैब कर सको। तो ये जो एग्जाम है इसकी टेक्निक सबसे मतलब ये सिंपल कहने में है, हाँ करने में तो ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना, बी कंसिस्टेंट। अगर आप वाकई में एग्जाम निकालना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने दो चीजें पढ़ी या 2 दिन पढ़ा 4 दिन छुट्टी मार ली, या 4 दिन पढ़ लिया 3 दिन छुट्टी मार ली। कंसिस्टेंट आपको लगातार एग्जाम तक तैयारी करनी पड़ेगी, बीच में इसको छोड़ नहीं सकते। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट रह के तैयारी करोगे तब आप एक स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट कर पाओगे। और जब एक प्रॉपर टाइम डेडिकेट कर पाओगे सर, तभी आप प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और साथ ही साथ उसका रिवीजन कर पाओगे। रिवीजन वो पार्ट है जहां पर मेजोरिटी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, पढ़ते सब है लेकिन रिवीजन कम करते हैं। तो जो रिवीजन अच्छे से मेंटेन करेगा उसी का स्कोर चमकेगा एग्जाम। ठीक है, तो यही सर टेक्निक है सिंपल सी। चलो तो आ जाते हैं यूएस यूएई के बाद थर्ड नंबर पे हमारा एक्सपोर्ट कहां पर सर सबसे ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर इज नेदरलैंड्स। निंजा टेक्निक कोई नहीं है सर। देखो, सक्सेस का ना शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस का शॉर्टकट नहीं हो सकता। आप पढ़ने बैठो, दो चार टॉपिक्स में आपको शॉर्टकट बताया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको एग्जाम निकालना तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको एफर्ट देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यही निंजा टेक्निक है, इस बात को समझ लेना। जब तक ये सोचोगे किसी दिन कोई चमत्कार हो जाएगा एग्जाम निकल जाएगा, या किसी दिन मुझे कोई मंत्र पता चल जाएगा, ठीक है एग्जाम निकल जाएगा, तो वो चीज नहीं। नेदरलैंड सोचा ही नहीं और नेदरलैंड ही आंसर। ठीक है, तो थर्ड टॉप पे एक्सपोर्ट हम कहाँ करते हैं, नेदरलैंड्स पे करते हैं। ठीक है, तो जो डच होते हैं, आपने सुना होगा ना डच। तो डच कहाँ के लोग होते हैं, ये नेदरलैंड्स के होते हैं। ठीक है, नेदरलैंड्स की सर कैपिटल, नेदरलैंड्स की कैपिटल ध्यान रखना एम्स्टर्डम। ठीक है, नेदरलैंड्स की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 64। Recently, Meri Life app has been launched by the Union Minister Bhupendra Yadav. Mission Life was launched in which of the following years? ठीक है, देखो अभी स्वानिधि ऐप लॉन्च हुआ था, तो स्वानिधि पे क्वेश्चन बन गया करंट अफेयर्स का आपके अभी यूडीसी के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, तो वो पूछ रहा है मिशन लाइफ वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, आंसर दीजिए।
हाँ जी। तो मिशन लाइफ किस ईयर में लॉन्च हुआ था? मिशन लाइफ के रिलेटेड भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, मिशन लाइफ के बारे में भी हम लोग बात कर लेते, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया है, और मिशन लाइफ आपका लॉन्च हुआ था 2022 में, ठीक है। अभी जो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, इसको भी ध्यान रखना है ना। डेज एंड डेट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों से, इंटरनेशनल टाइगर डे पूछा जा चुका है, अभी इंटरनेशनल योगा डे कई बार पूछा जा चुका है ना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी इंपॉर्टेंट होता है, आई थिंक ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका किस दिन है? ये आपका 5 जून को है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है, मेरी लाइफ। ये किस दिन लॉन्च करी है? 5 जून को, ठीक है। तो मेरी लाइफ ऐप किसके लिए बनाया गया? मिशन लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए बनाया गया। देखो पहले तो समझो ये मिशन लाइफ क्या है। मिशन लाइफ का पर्पज ये है कि प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं कि हम अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें, हम अपनी लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करें। जैसे हम लोग मान लो मार्केट में गए, ठीक है, हमें मालूम है आपका जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। तो हम लोग प्लास्टिक को यूज करने से अवॉइड करें। हम लोग दुकानदार से कहें कि आप हमें पेपर बैग दो, या फिर हम घर से कोई और बैग लेके जाएं ताकि हमें प्लास्टिक का यूज मिनिमाइज करें, ठीक है। हम लोग अगर घर में रहते हैं तो एनर्जी को सेव करें। अगर कहीं पर पंखा बिना बात के चल रहा है तो जहां पर भी पॉसिबल हो एनर्जी को सेव करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल इस तरह से अडेप्ट कर लें कि प्रो इन्वायरमेंट हमारी लाइफ स्टाइल हो, ठीक है, इन्वायरमेंट को सेव करने के रिगार्डिंग हमारी लाइफ स्टाइल हो। तो इसी को कह रहे हैं हम मिशन लाइफ, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया है, और इसी के लिए पोर्टल बनाया गया मेरी लाइफ ऐप, ठीक है, मेरी लाइफ ऐप। और ये पोर्टल जो है ये करेगा क्या? ये लोगों को बताएगा, अवेयर करेगा कि किस तरह से आप इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्लास्टिक बैग का यूज कम कर दो, या फिर अगर कहीं पर लाइट की यूजेज को रोक सकते हो तो उसको रोक दो। तो इस तरह से, है ना, आप क्या कर सकते हो, सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स अवॉइड अडॉप्ट करो, सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस करो। तो ये जो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, तो ये कौन बताएगा? मेरी लाइफ ऐप बताएगा आपको कि क्या क्या आप कर सकते हो अपना क्या कहते हैं बेटर करने में इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये आपका मिशन लाइफ है, उसी से रिलेटेड ये मेरी लाइफ है। हाँ जी सर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, और डाउट है तो बताइए। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 65। The RBI has told banks and other regulated entities to ensure a complete transition away from the LIBOR from July 1, 2023. What is the full form of LIBOR? ठीक है, देखो ए लिबोर एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है, एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है इंटरनेशनल मार्केट में। अभी तक आरबीआई इसको यूज करता था, ठीक है। अब हम लोग लिबोर को यूज नहीं करेंगे, ऐसा आरबीआई ने क्या कहा है, हम अपना एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट सिस्टम लेके आएंगे।
तो क्वेश्चन है यहाँ पर लिबोर की फुल फॉर्म क्या है। लिबोर पहले भी कई बार न्यूज में रह चुके हैं, लिबोर तो कई पहले भी न्यूज में रह चुका है। ठीक है, तो एक बार इसकी फिर से डिस्कस कर लेंगे। नावम जी देखो, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम है कि समझ में सबको आता है लेकिन भूलता सब है। सिर्फ आप नहीं भूलते हैं, सब भूलते हैं। जो लोग बादाम खाते हैं वो भी भूल जाते हैं, है ना। इसका तरीका वही है, रेगुलर रिवीजन। जब तक आप चीजों को रेगुलर रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला है ना। तो यही निंजा टेक्निक है आपके लिए कि रिवीजन मेंटेन करो। चलो तो लिबोर की बात करते हैं। तो लिबोर की फुल फॉर्म है लंदन इंटर बैंक ऑफर ट्रेड। ठीक है, लंदन इंटर बैंक ऑफर ट्रेड। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे आज हम लोग करेंसीज इंटरनेशनली, जैसे डॉलर भी है ना, आपका पाउंड भी है, आपका यूरो भी है ना, येन भी है, आपका रूबेल भी है, आपका क्या कहते हैं इंडिया का अपना रुपी भी है। तो हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है, तो मान लो हमें रशिया के साथ ट्रेड करना है, तो रशिया रूपी का क्या करेगा, हम रूबेल का क्या करेंगे। तो हम लोग एक सिंगल करेंसी को और क्या कहते हैं फिक्स कर देते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड उसी में करेंगे। जैसे हमने डॉलर फिक्स कर दिया, क्यों, डॉलर स्ट्रांग बहुत है, इकोनॉमी अमेरिका की स्ट्रांग है, तो इसलिए डॉलर भी स्ट्रांग हो गया। तो हमने फिक्स कर दिया कि हम इंटरनेशनल ट्रेड किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे। इसी तरह से दुनिया भर में इंडिया की कोई बैंक एक्स है, अमेरिका की कोई बैंक वाई है। मान लो इंडिया की बैंक को लोन चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, ये इंडिया की बैंक तय करेगी या अमेरिका की बैंक तय करेगी। तो ये सारे डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएं, इस वजह से सबने डिसाइड कर लिया, ज्यादातर कंट्रीज ने, कि लंदन की जो बैंक है वो एक इंटरेस्ट रेट फिक्स करेगी, और उस बैंक को हम लोग एक स्टैंडर्ड रेट मान लेंगे। तो जब भी हमें आपस में लोन वगैरह देना होगा, तो हम लोग जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे वो इसी बैंक के अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे। ठीक है, और जो लंदन की जो बैंक आपका इंटरेस्ट रेट देगी उसे कहते हैं लिबोर, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो ये ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, लिबोर क्या है, ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। तो दुनिया भर में जो भी ज्यादातर बैंक्स हैं एक दूसरे से जब लोन लेती हैं, तो इस इंटरेस्ट रेट को अभी तक यूज कर रहे थे। ठीक है, इट वाज यूज्ड एज अ रेफरेंस रेट फॉर सेटलिंग ट्रेड्स इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन अब ये सोचा गया, क्यों ना अब हम लिबोर से आगे बढ़े। ठीक है, 2017 में यूएस ने लिबोर के खिलाफ, मतलब लिबोर के अलावा एक और रेट निकाला, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, एज एन अल्टरनेटिव टू लिबोर। ठीक है, तो अब हर कंट्री अपना अपना एक स्टैंडर्ड रेट इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो उसी वजह से आरबीआई ने कहा है कि जब सब इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम भी करेंगे। हम भी एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर देंगे कि भैया इंडिया के साथ अगर आपको काम करना है तो इस स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट डिसाइड होंगे। ठीक है, हम अब लिबोर को फॉलो नहीं करेंगे, धीरे धीरे लिबोर को अवॉइड करेंगे, हम अपना एक खुद का अलग इंटरेस्ट रेट बनाएंगे, ऐसा आरबीआई ने कहा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अभी बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी वापस से रिकनेक्ट हो गया है। एक बार फिर से थम्स अप भेज देंगे। अभी अभी सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सुनो, गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, गिव मी थम्स अप। अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, बट इट इज नाउ बैक। ठीक है, चलो जी।
तो ये एक कहानी थी लिबोर की, लंदन इंटरबैंक ऑफर डेट। अब हम इसके बियॉन्ड भी जाके काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 पे आप आ जाओ। Recently, which of the following institutions has developed a new type of flow battery known as non-aqueous all-organic redox flow battery? Non-aqueous all-organic redox flow battery. Non-aqueous all-organic redox flow battery. ठीक है, ये एक टाइप ऑफ बैटरी है। तो ये एक टाइप ऑफ फ्लो बैटरी, अभी हम बात करेंगे फ्लो बैटरी क्या होती है। ठीक है, तो ये किसने डेवलप करी है? सवाल ये है कि ये डेवलप किसने करी है। हाँ जी सर, बताइए जरा। तो ये डेवलप आपका किसने किया है? नॉन एक्वस फ्लो बैटरी, ये आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। ठीक है, फ्लो बैटरी क्या होती है? एक्चुअल में फ्लो बैटरी तो पहले चलती थी, एक बीच में मेम्ब्रेन होगी, इधर साइड लिक्विड होगा, इधर साइड लिक्विड होगा। ठीक है, आयन यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेंगे, जिसकी वजह से आपका एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, आयंस का ट्रांसफर एक लिक्विड से दूसरी लिक्विड चलेगा, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन यूज होता है फ्लो बैटरी में। लेकिन ये जो नई तरह की बैटरी डेवलप हुई है, ये फ्लो बैटरी तो हम इसे कह रहे हैं, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन इसमें यूज नहीं हो रहा है, ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन में बनाई गई है। ठीक है, तो ये नॉन एक्वस, इसमें आपका एक्वस सॉल्यूशन यूज नहीं हो रहा है। तो अभी तक हम लोग कन्वेंशनल फ्लो बैटरीज यूज कर रहे थे, अब उसके बदले में आईआईटी मद्रास ने क्या है, न्यू नॉन एक्वस ऑल ऑर्गेनिक फ्लो बैटरी डेवलप कर दी है। ठीक है, तो जो पहले वाटर की वजह से प्रॉब्लम आ जाती थी कन्वेंशनल फ्लो बैटरीज में, अब उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब इसमें पानी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वाटर से क्या होता था, वाटर इन द इलेक्ट्रोलाइट, पहले पानी की वजह से जो इलेक्ट्रोलिसिस होता था, उससे जो ऑपरेटिंग वोल्टेज लिमिट है, ठीक है, जिस वोल्टेज में वो ऑपरेट कर सकता है, वो घट जाता था। मतलब वाटर से एक तरीके से उस बैटरी की एफिशिएंसी को नुकसान पहुंचता था। तो अब अगर उस फ्लो बैटरी में वाटर का यूज नहीं होगा, तो एफिशिएंसी और बेटर हो सकती है। तो ये फायदा है आपका नॉन एक्वस फ्लो बैटरी का, जो किसने डेवलप किया है? जो डेवलप किया है सर आपका आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आईआईटी मद्रास। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67। Who among the following is the author of the new book The Golden Years? The Golden Years, इसका ऑथर कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, द गोल्डन ईयर्स किसकी किताब है? बिल्कुल, रस्किन बॉन्ड की किताब है। रस्किन बॉन्ड की और किताब कोई याद है? रस्किन बॉन्ड की किताब थी जिससे गांधी जी को इंस्पिरेशन मिली थी। ठीक है, तो उन्हीं की अभी किताब आई है द गोल्डन ईयर्स, ध्यान रखना। देखो, बुक्स एंड ऑथर का भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बुक्स एंड ऑथर्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। बुक्स एंड ऑथर का अभी जीके वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, जो जी मतलब जो जनरल किताबें हैं, जैसे अभी गीतांजलि का ऑथर पूछ लिया था ना, तो अभी करंट में जो बुक्स लिख रहे हैं उन पे सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट रहा है पिछले एग्जाम में, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना। तो बुक्स एंड ऑथर पे हमेशा ध्यान देना। ठीक है,
चलो ये था क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 68। Recently, a baby with three parents baby was born in which of the following countries? Australia, Sweden, UK, China। एक बच्चा जिसमें तीन पेरेंट्स का डीएनए था। अभी तक आपने देखा होगा दो पेरेंट्स होते हैं, एक मदर होती है, एक फादर होता है। उन दो पेरेंट्स के डीएनए को देखने को मिलता है बच्चे में, उनका कॉम्बिनेशन बच्चे में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 2+1। ये क्या मतलब है सर, 2+1 का क्या मतलब है, इसको भी समझेंगे। तो अभी किस कंट्री में ये ऐसा किया गया है, थ्री पेरेंट्स बेबी डीएनए वाला बच्चा कहाँ पर पैदा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, यूके, चाइना। ठीक है, देखो आज के टाइम में चौंकने की कुछ जरूरत नहीं है, साइंस आजकल कुछ भी कर सकती है ना। तो ये आपका यूके में हो रहा है। ठीक है, यूके में ऐसा कारनामा करके दिखाया गया। अभी हो क्या रहा था, जैसे बच्चे की जो माँ थी उनमें कुछ ली सिंड्रोम थे। ठीक है, ली सिंड्रोम मान लो एक ऐसी बीमारी थी जो नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है, उससे बच्चे की जान को खतरा होता है। ठीक है, तो वो ली सिंड्रोम बच्चे की माँ से बच्चे में पहुंच सकते थे। अब आपको भी पता है जो जीन्स होते हैं डिसीज के वो कहाँ थे, उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। देखो डीएनए आपका न्यूक्लियस में भी होता है और सेल के अदर पार्ट्स में भी होता है। अगर ये सेल है, सेल में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में भी डीएनए मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ अदर ऑर्गेनिल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी डीएनए मिलता है। तो जो ये वाली जो बीमारी है उसका डीएनए कहाँ होता है, उसका डीएनए होता है सर आपका, जो जीन्स होते हैं वो किस में होते हैं सर, डीएनए में होते हैं ना। तो ये जो डीएनए था ये माइटोकॉन्ड्रिया में था, इस डिसीज का जो डीएनए था। तो अगर जीन्स बच्चों में ट्रांसफर हो गए तो माँ के ये ली सिंड्रोम वाले जीन्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं बच्चे में। तो हमें माँ के ये सिंड्रोम को रोकना था। ठीक है, तो थ्योरी में अगर देखो तो कुछ तरीके हैं करने के, लेकिन थ्योरी में उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करना वो अलग चेंज होता है। तो अभी मेथड जो यूके में अप्रूव हुआ है उसे कहते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में क्या होता है, इसमें जो मदर का एग है और जो मदर का एग जिसमें मदर के डीएनए होंगे, ठीक है, और एक डोनर का एग। ठीक है, वैसे क्या होता है, मदर का एग होता है और फादर का स्पर्म होता है। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर आगे की प्रोसेस चलती है। इन दोनों से फिर फर्टिलाइजेशन की आगे प्रोसेस चलती है। लेकिन यहाँ पर क्या करा गया, मदर का एग है और एक डोनर पर्सन जो थर्ड पर्सन है उसका एग है। ठीक है, इन दोनों को मिलके किसके साथ फर्टिलाइज कराया गया, फादर के स्पर्म के साथ। फर्टिलाइजेशन से पहले दोनों का क्या था, न्यूक्लियस निकाल दिया गया। ठीक है, जो डोनर के न्यूक्लियस थे उसको रिप्लेस कर दिया गया मदर के एग से। मतलब डोनर का जो न्यूक्लियस था उसमें एक मदर का भी न्यूक्लियस था, डोनर का भी न्यूक्लियस था। ठीक है, समझते जाना खेल क्या हो रहा है। मदर के में न्यूक्लियस था, ये डोनर का न्यूक्लियस था, डोनर का न्यूक्लियस हटा दिया और मदर के न्यूक्लियस को इससे रिप्लेस कर दिया। अब जो बीमारी थी वो मदर की किसमें थी, माइटोकॉन्ड्रिया में थी। अब बच्चे के पास जो जाएगा वो डोनर का एग जा रहा है, डोनर में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका अपना है, इसमें वो बीमारी नहीं है। बीमारी किसमें थी, मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में। मदर का न्यूक्लियस चला जाएगा और डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया चला जाएगा। तो इस तरह से तीन लोगों के जीन्स मिलके ये बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, इस तरह से तीन बच्चों के जीन्स मिलके तीन मतलब लोगों के जीन्स मिलके इस बच्चे का जन्म हुआ। तो इसी को कह रहे हैं थ्री पेरेंट्स बेबी। ठीक है, इसी को कह रहे हैं थ्री पेरेंट्स बेबी। मतलब ये मदर का मान लो, ये डोनर का मान लो, तो जो पार्ट मदर का खराब था वो हटा के डोनर को दे दिया ठीक वाला पार्ट, और ये कंबाइन हो गया इससे फादर से। ठीक है, तो कुल मिला के इन दोनों में आपस में थोड़ा सा काट छांट कर दी गई। ठीक है, अब ये साइंस है सर, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोसेस थी। देखो ऐसा नहीं कि इतनी आसानी से, जैसे मैंने आपको समझा दिया कि दोनों का डीएनए पकड़ा होगा, काट पीट करके कर दिया होगा, इतना आसान नहीं है। ये मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है ना।
इतना आसान होता नहीं एक्चुअल में प्रोसेस, आपको भी पता है ना, इतना आसान होता तो सालों पहले ही स्टार्ट हो गया होता। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो? ये बेसिक आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये थ्री बेबी पेरेंट का बेसिक आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इससे पहले जो हॉ कर रहे थे उनको थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है मामला? ठीक है, साइंस देखो लॉजिक की बात करती है। दुनिया में सबसे जो बेहतरीन फिलोसफी है वो साइंस की है, लॉजिक के मामले में। लॉजिक में यही साइंस डील करती है, बिना लॉजिक के बिना फैक्ट्स के साइंस बात ही नहीं करती। ठीक है, चलिए सर, क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए। ठीक है, अगर शॉर्ट में बाप एक था माँ दो हो गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 69। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग has been appointed as the first women chairperson of the Competition Commission of India? ठीक है, देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अभी किसको फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया? ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है? देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि इंडिया में जो भी बिजनेस कर रहे हैं, मान लो कंपनी ए है और कंपनी बी है, मान लो कंपनी ए है वो बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी भी छोटी सी कंपनी, दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब कंपनी ए तो चाहेगी ना हमारा प्रोडक्ट चले, वो तो अपने राइवल को खत्म करना चाहेगी। तो कंपनी ए कुछ ऐसा कर सकती है जिससे बी को नुकसान हो जाए और वो बंद हो जाए, या तो उसको खरीद ले, या उसके प्रोडक्ट से सस्ता प्राइस रख दे, या फिर कुछ भी ऐसा पॉलिसी में हेर फेर कर दे जिससे बी को नुकसान होने लगे, अनफेयर तरीके से बी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि ए मार्केट में बड़ा है, ठीक है, बी के कंपैरिजन में। तो इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सरकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फेयरली बिजनेस चले, इंडिया में बिजनेस फेयर तरीके से हो और कंपटीशन मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। तो इस चीज को एंश्योर कौन करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंश्योर करता है। तो अभी इसकी फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन कौन बनी है? तो शी इज रवनीत कौर। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट चेयरपर्सन, फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसके लिए कौन सा कानून है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो इस कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत ये बॉडीज आपका बनाई गई है। पहले कानून चलता था एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, 1969 में ये कानून बना था। फिर इसको हटा के कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लाया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द राघवन कमेटी। उसके बाद से ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Recently, Indian Army's Gajraj Corps has conducted a joint flood relief drill called Exercise Jal Rahat in which of the following states? ये देखो मई की कहानी है, और मई मंथ में बारिश होने लगती है तो फ्लड्स की सिचुएशन बढ़ जाती है। तो फ्लड्स में किस तरह से, अगर मान लो किसी एरिया में फ्लड होती है तो उसमें किस तरह से लोगों को रिलीफ प्रोवाइड की जा सकती है, किस तरह से लोगों को इवैक्यूएट किया जा सकता है, तो उसके लिए फ्लड रिलीफ ड्रिल एक्सरसाइज कराई गई थी आर्मी की गजराज कॉर्प्स की। उस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज जल राहत। तो वो किस स्टेट में ऑर्गेनाइज की गई थी? बिल्कुल, ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी किस में ऑर्गेनाइज की गई थी? आसाम में ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, इसमें इंडियन आर्मी भी थी, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पुलिस रिप्रेजेंटेटिव, इन सबका मेला जोला इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये एक्सरसाइज आपकी कहाँ पर हुई थी? आसाम में। क्वेश्चन नंबर 71। Which of the following organizations has developed a Vigyan Vaibhav portal? ISRO, CSIR, IGNCA, National Gallery of Modern Art। बताइए, विज्ञान वैभव, which of the following organizations has developed a विज्ञान वैभव पोर्टल? इसरो, CSIR, IGNCA,
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। मैथ का क्लास में पेमेंट कर दिया है, ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया अभी तक, कौन से ग्रुप में आएगा लाइव? मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। ठीक है, 9990784642, इस नंबर का स्क्रीन शॉट ले लो, व्हाट्सएप कर देना मेरे को। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द विज्ञान वैभव पोर्टल? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। ठीक है, Indira Gandhi National Center for the Arts in collaboration with Shri Guru Gobind Singh Tricentenary University and Sanrachna Foundation held Rabindra Jayanti celebrations. ठीक है, on this occasion Vigyan Vaibhav portal developed by Indira Gandhi National Center for the Arts was launched by Srimati Meenakshi Lehi, Minister of State for Cultural and External Affairs. ठीक है, चलो, तो विज्ञान वैभव क्या है? 75 इंडियन साइंटिस्ट को ये डेडिकेटेड है, जिन्होंने इंडिया के ब्रेक थ्रू रिसर्च में मदद किया। विज्ञान मीन साइंस होता है, बिल्कुल सही बात, बट जरूरी नहीं विज्ञान साइंस है तो मतलब साइंस से ही रिलेटेड आंसर हो। ये किसने बनाया, ये किसने कंडक्ट डेवलप किया? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। चलो कोई नहीं, जो गलती करनी है एग्जाम से पहले यही कर लो। ठीक है, मेरा हमेशा तो उसूल रहता है एग्जाम के लिए गलती मत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 72, which of the following ministries has launched the mega campaign मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर? मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, ये मेगा कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? देखो लाइफ भाई उसी से रिलेटेड है, वो जो मिशन लाइफ था ना उसी से रिलेटेड है। तो ये मेरी लाइफ है और मेरा ये स्वच्छ शहर है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा? देखो लाइफ, मिशन लाइफ तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री भी हो सकती है, शहर से रिलेटेड बात हो रही है तो अर्बन हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री भी हो सकती है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का तो रोल या सोशल जस्टिस का रोल तो ना के बराबर इसमें लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना होता है कि क्या आंसर ठीक हो सकता है ना, तो ये तरीके होते हैं तुक्के लगाने के या आंसर को गैस करने के। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में यही सबसे बड़ा फायदा होता है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे तो ये एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होती है कि किस तरह से अगर किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको नहीं भी आता है तो किस तरह से थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के, थोड़ा बहुत स्किल लगा के उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मान लो आपने ये नहीं सुना लेकिन थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि शहर से रिलेटेड बात हो रही है ना, शहर से रिलेटेड बात हो रही है, शहर की सफाई से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्या करेगी? तो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इसका वही है, ये प्रोमोट करेगा, लोगों को समझाएगा कि रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, जो 3R पॉलिसी है, 3R पॉलिसी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जीके की किताब में सर बहुत पढ़ा है, व्हाट आर द 3Rs? रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल। ठीक है, जो चीज नुकसान पहुंचाती है इन्वायरमेंट को उसको रिड्यूस करो, है ना, उनको रीयूज करो और रिसाइकिल करो। तो ये इसी के रिगार्डिंग ये आपका कैंपेन है, कुल मिला के अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है लोगों को। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 73, recently who among the following has created a record of reaching the top of Mount Everest for the 27th time? Who among the following has created a record of reaching the top of Mount Everest for the 27th of time?
बताइए। 27th टाइम टॉप पे, who among the following is created a record of reaching the top of Mount Everest for the 27th time? Correct answer is Kami Rita Sherpa. कामी रीता शेरपा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेपाल के हैं कामी रीता शेरपा, रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट फॉर द 27 टाइम, reclaiming the record for the most summits of the world's highest mountain। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। रिसेंटली टाटा सन्स चेयरमैन Natarajan Chandrasekharan was conferred with Chevalier the Legion d'Honneur, Knight of the Legion of the Honor, by which of the following countries? टाटा सन्स के जो चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन, उनको ये अवार्ड मिला था, शेवालियर दे ला लेजन द ऑनर, नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। ये किसका अवार्ड है सर? नाइट ऑफ द लेजन, ये अवार्ड किसका है सर? ये थोड़ा फ्रेंच स्पेनिश टाइप की भाषा लग रही है सर, मतलब मीनिंग दोनों का एक ही है, वो ब्रैकेट में उसका मीनिंग लिखा है, एक्चुअली अवार्ड का नाम तो यही है, शेवालियर। ये मोदी जी को भी मिल चुका। ठीक है, तो डे से समझ जाना, ये फ्रेंच भाषा लग रही है, डे से लग रहा है सर। ये जो डे है, ये डाक को बोलते हैं, ये फ्रेंच में जनरली बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये अवार्ड फ्रांस का। ठीक है, तो ये अवार्ड किसका है? फ्रांस का। देखो फ्रांस की थोड़ी सी लोकेशन ध्यान रखना, ये फ्रांस है। ठीक है, और आपका इधर साइड ये आपका बेल्जियम है, ये लग्जमबर्ग है, ये यूके वाला पार्ट है। फ्रांस और यूके के बीच में जो वाटर पैसेज है उसी को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल क्या है? ये ऐसा नहीं कोई टीवी पे आने वाला कोई इंग्लिश चैनल है ना, तो कई बार एग्जाम में या न्यूज वगैरह में ये इंग्लिश चैनल का नाम आता है, तो हमें लगता है कि कोई टीवी पे चैनल आता हो, ये वो नहीं है सर, ये वाटर पैसेज की बात हो रही है। ठीक है, तो यूके और फ्रांस के बीच जो वाटर पैसेज है, बहुत फेमस वाटर पैसेज है, ये इसका नाम क्या है? इंग्लिश चैनल। फ्रांस में और स्पेन में बॉर्डर पे माउंटेन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे ये माउंटेन रेंज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पिरेनीज। हो सकता है भूले भटके किसी दिन एग्जाम में पूछ ले। फ्रांस और स्पेन के बीच जो माउंटेन रेंज है उसे क्या कहते हैं? पिरेनीज कहते हैं। उसके अलावा फ्रांस पे एक बहुत फेमस माउंटेन पीक है, वॉस्जेस माउंटेन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाता है, जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, जो नए होंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, वो इंडियन ज्योग्राफी में एक बहुत फेमस ब्लॉक माउंटेन है जिसे कहते हैं वॉस्जेस माउंटेन। ठीक है, वो कहाँ पर देखने को मिलता है सर? आपका फ्रांस में देखने को मिलता है। चलो जी, तो ये सारी कुछ चीजें थी फ्रांस से रिलेटेड। कोई बात नहीं मोंकन जी, बस इसी तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो। Which of the following countries have successfully eliminated trachoma as a public health problem? Recently, which of the following countries have successfully eliminated trachoma as a public health problem? बताइए, किस कंट्री ने ट्रैकोमा को एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम खत्म कर दिया? कैबो वर्डे एंड गिबॉन, या बेनिन एंड माली, या फिर लिबिया एंड सोमालिया, या फिर उरुंदी है साउथ सुडान? आई थिंक ये बुरुंदी होगा, बुरुंदी नहीं है, ये बुरुंदी है जो बी ऑप्शन है। ठीक है, बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, ये उरुंदी नहीं है, ये बुरुंदी है। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन 75 करेक्ट आंसर इज बेनिन एंड माली। ठीक है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, ट्रैकोमा इज ए बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरिया का नाम क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटिस। इंपॉर्टेंट है, डिसीज वाला पार्ट में हमेशा से कहता हूँ बायोलॉजी में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी भी देख लो, डिसीज पे क्वेश्चन आया था यूबीसी में। ठीक है, तो उसको करके जरूर जाओ। तो ये भी क्या है? ट्रिकोमा क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, आंख की एक डिसीज है। तो इन्फेक्शियस ब्लाइंडनेस जो दुनिया भर में होती है उसका एक लीडिंग कॉज है,
तो आंखों की ट्रैकोमा ये दिक्कत होती है, और इसको सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया बेनिन और आपका माली ने। ठीक है, ये है कहाँ पर कंट्रीज, तो ये आपका अफ्रीका है। अफ्रीका का ईस्टर्न साइड में आप देखोगे तो ये कंट्री मिलेगी बेनिन। ठीक है, बेनिन की कैपिटल भी देख सकते हो पोर्टो नोवो। और ये दूसरी कंट्री देखने को मिलेगी माली। माली तो आई थिंक आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, बेनिन का शायद नाम सुना हो। ठीक है, तो बेनिन और माली ये ईस्टर्न अफ्रीका वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा। ईस्टर्न अफ्रीका वाला जो पोर्शन है, इन्होंने सक्सेसफुली ट्रैकोमा को खत्म कर दिया। ये आंखों की एक इन्फेक्शियस डिसीज है, एक बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटिस। ठीक है सर, चलिए, तो आज के फिर क्वेश्चंस यही रखेंगे। इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो सर, तो इसके आगे फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर से कुछ सीखने को मिला तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने कलीग के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी देखो, अगर ये क्लास आप अटेंड करते हो तो एक महीना अगर आपने रेगुलर अटेंड कर ली, उसके बाद आप देखना आप खुद डिफरेंस फील करोगे अपने में और बाकी एस्पिरेंट्स में। ठीक है, तो इस लेवल पे हम चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पर्पस सिर्फ ऐसा नहीं आपको करंट अफेयर्स के अवेयरनेस दी जाए, साथ ही साथ जीके के रिलेटेड अवेयरनेस आपकी और बेटर की जा सके। ठीक है, ये भी पर्पस होता है, तो जीके भी एक तरीके से आपका यहाँ पर रिवाइज होता है। चलिए सर, तो फिर आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।